हेलो एवरीवन। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनल एनाटॉमी देखनी होती है इसमें हमें। उसके इसके बाद सिक्रीशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, देन फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एक छोटा सा टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स और अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसके अलावा फंक्शनल एनाटॉमी में क्या क्या देखना है, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चेंजेस है, composition of large intestinal juice and function of large intestinal juice, यानी जो सिक्रीशन है उनका फंक्शन देखना है, कंपोजिशन देखना है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन है, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, सिक्रेटरी फंक्शन होता है, सिंथेटिक फंक्शन होता है। इसके अलावा अप्लाइड फिजियोलॉजी में डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, अपेंडिसाइटिस होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। कुल मिला के डाकू होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, DACU। इसके जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है डाकू। ठीक है, तो डायरिया, अपेंडिसाइटिस, C फॉर कॉन्स्टिपेशन, U फॉर अल्सरेटिव। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सबसे कॉमन इसके डिसीज है। चलिए अब देखते हैं इसकी फंक्शनल एनाटॉमी से शुरुआत करते हैं कि इसकी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन एक्सटेंड फ्रॉम इलियोसिकल वाल, यहाँ पर इलियम खत्म होता है, किसका पार्ट है, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, इलियम से शुरुआत होगी और कहाँ तक, एनस तक। इसका पूरा एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक, इलियोसिकल वाल्व से लेकर एनस तक। फिगर में दिखाया गया, अभी फिगर को देखते हैं। ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से लार्ज इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीकम विद अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स इसी में होता है। फिर कोलोन होता है, कोलोन अपना चार टाइप का है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन को पेल्विक कोलोन भी बोलते हैं। रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनल कैनाल, और एनल कैनाल की ओपनिंग का नाम है एनस। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, फिगर को देख लेते हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इस डायग्राम में देखना था 36.1 उसमें दे रखा है नोटेशन में। तो ये जो GIT का है कहाँ से है, डियोडिनम जेजुनम। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है आपका रेड कलर से, ये यहाँ पर ये एरिया। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐड होती है इससे। तो यहाँ पर कोलोन है विद अपेंडिक्स, इसके बाद असेंडिंग कोलोन है। ठीक है, ये वाला असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन है, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, इसके बाद ये देन डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये तिरछा होके पेल्विक कोलोन है, जिसको सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं। देन रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल है छोटी सी, और उसके बाद एनस। तो ये पार्ट्स होते हैं इसके, इस तरीके से आपको ध्यान रखते हैं, तो है ना। चलिए इसके बाद अब इसमें हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में क्या चेंजेस है, वैसे तो 4 लेयर होती हैं, जैसे कि सब जगह हमने स्टमक में पढ़ी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी थी, इसमें भी 4 लेयर्स हैं। तो वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्ड बाय 4 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक एनी अदर पार्ट्स ऑफ द गट। जैसा कहाँ मिलता है हमें, सीरस लेयर इज फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम, क्लियर। देन मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स ऑफ large intestine. Smooth muscles of large intestine are distributed into 2 layers, the outer longitudinal layer and the inner circular layer. The longitudinal muscle fibers of large intestine are arranged in form of 3 long bands called tinea coli. ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर मसल्स में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं वो आप एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ते हो, तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि आपको पता है कि यहाँ पर कैसे फाइबर्स होते हैं। ये इस तरीके से सर्कुलर फाइबर हो गए, है ना, और सर्कुलर फाइबर्स के बीच में क्या है अपने, ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर बैंड के फॉर्म में होते हैं, 3 बैंड होते हैं ये केवल, है ना, और बाकी जगह पर क्या होता है, सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है वो बैंड के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पर 3 बैंड्स बन जाते हैं। तो बैंड्स बन जाने की वजह से उसमें क्या होगा, जहां जहां वो लूज रहेगा सर्कुलर वाला पार्ट वो इस तरीके का हो जाएगा, और जहां जहां बैंड रहेगा बैंड वाले जगह पर वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है,
तो इनको जो बैंड बने हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉन्ग बैंड्स। तो ये जो बैंड है क्रॉस सेक्शन में, अब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम तो इस तरीके से दिखेगा, और ये हो गया ल्यूमेन। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो इनको बोलते हैं हम, 3 मसल बैंड को बोलते हैं हम टीनिया कोलाई, है ना। द लेंथ ऑफ टीनिया कोलाई इज लेस व्हेन कंपेयर्ड टू द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बिकॉज ऑफ दिस द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पाउचेस कॉल्ड हॉस्ट्रा। तो इसकी वजह से ये जो सर्कुलर मसल, जो सर्कुलर मसल है वो लूज हो जाती है, और क्या कहते हैं, इनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है और इनकी लेंथ, सर्कुलर फाइबर की लेंथ ज़्यादा है। तो आपको शॉर्ट फाइबर पर अगर कोई चीज़ लेंथ वाली चीज़ को फिट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा ना ऐसे। ठीक है, तो उस तरीके से उस फोल्डिंग की वजह से क्या होगा, इसमें क्या बन जाएंगे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको बोलते हैं हम हॉस्ट्रा। ये इस तरीके से जो डिजाइन बनती है ना, वो उसको बोलते हैं हम हॉस्ट्रा। ठीक है, और ये किसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर शॉर्ट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। तो ये याद रखना है इसमें कि इसकी मस्कुलर लेयर में थोड़े से चेंजेस मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। इसके बाद आता है आपका थर्ड लेयर, दैट इज सबम्यूकोसा या सबम्यूकस लेयर। इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी मसल लेयर, वो म्यूकस लेयर जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुंस आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बट द विलाए which are present in the mucous membrane of small intestine are absent in the large intestine। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होती, क्रिप्ट तो मिलेगी, यानी डिप्रेशन तो मिलेंगे, लेकिन डिप्रेशन के बीच में, ये बीच बीच में जो हमारे क्या थे, विलाई लाइक स्ट्रक्चर थे, वो नहीं मिलेंगे। ओनली म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर केवल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद सिक्रीशंस की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस कौन से होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस इज वाटरी फ्लूइड। जूस कैसा है, वाटरी फ्लूइड है, जिसकी पीएच कितनी है, 8.0। कॉम्पोजिशन की बात करें लार्ज इंटेस्टाइनल जूस का कॉम्पोजिशन, तो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस कंटेन 99%, 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। अगेन सेम ही है कॉम्पोजिशन, सलाइवा से लेकर यहाँ तक सब में 99.5% वाटर ही है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को याद रखें। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज हाई, बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन हाई इन लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा रहेगा। फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के फंक्शन क्या है, नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म बाय द बैक्टीरियल एक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अल्कलाइन नेचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। The alkalinity of the juice is mainly due to the presence of large quantity of bicarbonate। ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि बाइकार्बोनेट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन एक्टिविटी। दूसरा काम क्या है, लुब्रिकेशन। तो म्यूसिन प्रेजेंट इन द म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा होती है, तो म्यूसिन प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लुब्रिकेट द म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड bowel content, so the movement of bowel is facilitated. Mucin also protect the mucous membrane of the large intestine by preventing the damage caused by the mechanical injury or chemical substance। तो ये इसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन जूस में क्या क्या होता है, सॉलिड 0.5, वाटर 99, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और बहुत ही सिंपल सा इसका कॉम्पोजिशन होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया, डेब्रिस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जितना भी पूरे अपने जीआईटी में टूट फूट होती है वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये सब मिलेगा देखने को। ठीक है, चलिए और फंक्शन देखते हैं इसके। ये तो हो गए जूस के फंक्शन। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है। नंबर 1 एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, तो ये क्या कराता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एल्कोहल, ड्रग्स लाइक एनेस्थेटिक एजेंट, सेडेटिव्स एंड स्टीरॉइड्स। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज, द अनवांटेड सब्सटेंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म फीसेस, दिस इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस। ठीक है, तो फीकल मैटर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट हैवी मेटल्स
लाइक मरकरी, लेड, बिस्मुथ एंड आर्सेनिक थ्रू फीकस। ठीक है, फीसिस के थ्रू ये इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। सिक्रेटरी फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट म्यूसिन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये तो आपको पता ही है कि बाइकार्बोनेट ज्यादा सिक्रेट करेगा ये। नेक्स्ट, सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन क्या है, क्या बनाएगा सिंथेसिस? बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसिस फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन के। तीन चीजें बनाते हैं ये यहाँ पर रहने वाले बैक्टीरिया, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन के। बाय दिस फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन कंट्रीब्यूट एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और इसकी वजह से ये किस में पार्टिसिपेट करता है? एक तरीके से एरिथ्रोपोइटिक। एरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन है ना, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन। और क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कौन सा चाहिए? विटामिन के चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के क्या है? डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज अ ग्रुप ऑफ फूड पार्टिकल्स विच पास थ्रू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड। तो मैक्सिमम कौन सा पार्ट होता है? सेल्यूलोज होता है इसके अंदर, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है ना। तो डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं ज्यादातर सेल्यूलोज। रीच द लार्ज इंटेस्टाइन अनचेंज्ड। Other nutritive substances of food are digested and absorbed before reaching to the large intestine. The characteristic feature of dietary fiber is that it is not hydrolyzed by digestive enzyme, so it escapes digestion in small intestine and passes into the large intestine. It provides substrate to the microflora of large intestine and increase the bacterial mass. The anaerobic bacteria in turn degrade the fermentable component of the fiber. अब ये जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर, इनको कौन डाइजेस्ट कर सकता है? एनारोबिक बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं। तो उसमें जो फर्मेंटेशन जिस कंपोनेंट का हो सकता है उसको वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से डिग्रेड करता है। दस इन लार्ज इंटेस्टाइन सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसिस। और फीकल मैटर के थ्रू बाकी का सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के कंपोनेंट्स क्या क्या है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स आर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, डी ग्लूकन्स, पेक्टिन, लिग्निन एंड गम्स। द सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स आर पार्शियली डिग्रेडेबल while the other components are indigestible. Like कौन कौन इनडाइजेस्टेबल? लिग्निन और गम्स। ठीक है, इनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और डी ग्लूकन्स को भी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Dietary fibers also contain minerals, antioxidant and other chemicals that are useful for the health. Sources of dietary fiber क्या है? सोर्स क्या है dietary fiber के? तो sources of dietary fibers are fruit, vegetables, cereals, bread, wheat grains and particularly outer layer. ठीक है। Significance of dietary fiber क्या है? Diet with high dietary fibers are health benefits since dietary fibers delay emptying the stomach. एक तो ये आपको फुलनेस के फील कराते हैं। मान लीजिए जैसे आपको वेट लॉस करना है ना, तो आप रोटियां खाना बंद कर दें, उस खाना खाने से पहले एक पूरा प्लेट भर के सैलेड्स खा लें, तो उससे क्या होगा? उसका जो डाइजेशन होगा वो बहुत देर में होगा। आपको हमेशा फुलनेस फील होगी, आपको लगेगा कि यार पेट भरा हुआ, अभी मुझे कुछ नहीं खाना, और उससे कुछ आपको कैलोरी तो मिलने की नहीं है। तो डेफिनेट सी इस तरीके से आप वेट लूज करते हैं। आप कई सारे वेट लॉस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यही बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड्स खाइए। सैलेड खाने से क्या है? आपका जो डिले होती है एम्पटी स्टमक में, है ना, जल्दी स्टमक एम्पटी होगा तो फिर भूख लगने लगी, तो जब इसमें डिले हो जाएगा प्रोसेस में तो फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी, है ना। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ बल्क एंड सॉफ्ट फीसेस एंड ईज सर्टिफिकेशन। और फाइबर्स की वजह से क्या होता है कि वो पानी रिटेन करते हैं फाइबर्स, तो उससे क्या होता है कि फीसेस जो है सॉफ्ट हो जाती है, हार्ड नहीं होती, और डाइजेस्टिव इंडाइजेशन जैसी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। कंटेन्स सब्सटेंसेस सच एज एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं। व्हेन हाई डाइटरी फूड इज टेकन, अदर फूड्स व्हिच मे कॉज सम डिसीज मे बी डिक्रीज इन क्वांटिटी और कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाइट। डाइट विद हाई फाइबर कंटेंट टेंड्स टू लो इन एनर्जी एंड इट मे बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। देखो लिखा है ना कि इसमें लो एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी तो इससे मिलती नहीं है, इसीलिए वेट लॉस में हेल्पफुल है। सम कंपोनेंट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स आल्सो रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड देयर बाय डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज और गॉल स्टोन। और ये जो बाकी की जो एसोसिएटेड बीमारी होती है अदर सिस्टम्स की, वो भी इससे प्रिवेंट होती है।
ठीक है। डाइटरी फाइबर्स सजेस्ट फॉर ट्रीटिंग टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड बाउल सिंड्रोम। बाउल सिंड्रोम क्या है? जिसमें क्या कहते हैं, पेशेंट को बाउल मूवमेंट में दिक्कत होती है, मतलब सुबह फीकल मैटर पास करने में दिक्कत होती है, उसी को फिर कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटिक, कैंसर्स एंड अल्सर्स। इन सभी में इसी तरीके की डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें तो डायरिया, सबसे पहले डायरिया समझते हैं। डायरिया क्या है? तो डायरिया इज अ फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इन लूज एंड फ्लूइड फॉर्म, है ना, बार बार और ज़्यादा अमाउंट में इंटेस्टाइनल कंटेंट यानी जो आपका फूड है वो लूज होकर फ्लूइड की फॉर्म में आपके क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से पास हो जाएगा, उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा फ्लूइड का, तो उसको बोलते हैं डायरिया, जिसको हिंदी बोलते हैं ना दस्त लगना, दस्त हो जाना, दैट इज डायरिया। इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। और ये होता किस वजह से? कि जो हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट होते हैं, अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगले चैप्टर में, ठीक है, तो अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा सरफेस पर रहने के लिए फूड को, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा कि वो आएगा और बिना एब्जॉर्ब हुए सीधा बाहर पास हो जाएगा एनस से, ठीक है। कॉज क्या है इसका? नॉर्मली व्हेन डाइजेस्टेड फूड passes थ्रू द colon, large portion of fluid is absorbed and only semi-solid stool remains. In diarrhea, the fluid is not absorbed sufficiently, resulting in the watery bowel discharge. Acute diarrhea may be caused by temporary problems like infection, and chronic diarrhea may be due to the disorder of intestinal mucosa. Thus, the general cause of diarrhea are following. तो होता क्या है? सिंपल है कि कोलोन में थोड़े टाइम के लिए खाने का रुकना जरूरी है, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर सके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ा हुआ इंक्रीज है, जो हमारी पेरिस्टल मूवमेंट, उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा और वो पास हो जाएगा आगे। क्या क्या रीजन थे उसके? नंबर 1, डाइटरी एब्यूज। डायरिया इज कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड या आर्टिफिशियल स्वीटनर फाउंड इन द फूड और स्पाइसी फूड से ये सब हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस। एक्यूट डायरिया इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू इनडाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, पर्टिकुलरली लैक्टोज, शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, है ना, यानी किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, या मिल्क प्रोडक्ट किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होते। इन्फेक्शन हो जाए जैसे बैक्टीरिया सच एज इश्चीरिशिया कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, वायरस हो जाए जैसे रोटा वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, पैरासाइट आ जाए जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, जियार्डिया है, लैम्बलिया है, इनसे इन्फेक्शन हो जाएंगे तब भी हमें ये दिक्कत हो सकती है। रिएक्शंस टू कुछ दवाइयाँ अगर वो रिएक्ट कर जाए, जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक से भी बहुत सारी हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनसे क्या हो जाता है, डायरिया टाइप बन जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटासिड ज़्यादा लेने से, जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ऐसे एंटासिड लेने से भी सेम ही इफेक्ट होगा, क्योंकि इनका क्या इफेक्ट रहता है, लग्जेटिव इफेक्ट रहता है ना। लग्जेटिव इफेक्ट क्या है, ये लूज कर देता है फीकल मैटर को, है ना। इंटेस्टाइनल डिसीज क्या है? तो इंटेस्टाइनल डिसीज क्या हो सकता है कि क्रोनिक डायरिया अकर्स ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड एबनॉर्मल मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे कॉज हो सकते हैं डायरिया के, इनकी वजह से डायरिया हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। Features. Severe diarrhea result in the loss of excess water and electrolyte. This leads to dehydration and electrolyte imbalance. The chronic diarrhea result in hypokalemia and metabolic acidosis. Other features of diarrhea are hypokalemia. K से मतलब K आयन का लॉस होने लगे। हाइपोनेट्रीमिया होगा, नेट्रीमिया वर्ड आएगा तो सोडियम आयन का लॉस होने लगे, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया मतलब के आयंस कम हो जाएंगे, हाइपो हो जाएंगे, और जब के आयन कम हो जाएंगे तो पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होने लगेंगे ना, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा सेल में पोटेशियम सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत होने लगती हैं। अदर फीचर्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है? A condition in which subject feels the abdomen full and tight due to excess intestinal gas. पेट फूलने वाली जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ब्लोटिंग, है ना, पेट फूलता है ज़्यादा। कॉन्स्टिपेशन, फेलियर ऑफ अवॉइडिंग द फीसेस,
है ना। फीकल मैटर पास करने में अगर दिक्कत हो तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। विच प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट एंड इट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ मूवमेंट नेसेसरी फॉर डिफिकेशन। यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा हो गया डायरिया में, यहाँ मूवमेंट हो ही नहीं रहा, इस वजह से क्या हुआ है आपका कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मास मूवमेंट इन कोलोन, मास मूवमेंट नहीं हो पा रहा किसमें, कोलोन, फीसेस रिमेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर लॉन्ग टाइम रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, सो द फीसेस बिकम हार्ड एंड ड्राई। और ज़्यादा टाइम तक ये यहाँ रहेगा तो इंटेस्टाइन इसमें से वो और वाटर को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिससे क्या होगा फीकल मैटर और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, और जब पास होगा तो चांसेस होते हैं कि वो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को डैमेज करता हुआ निकल जाए, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बाकी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन डायरिया से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। कॉज, डाइटरी कॉज क्या है, द लैक ऑफ फाइबर और लैक ऑफ लिक्विड इन डाइट कॉज कॉन्स्टिपेशन। बहुत कम आप ज़्यादा सूखा खाना खाते हैं, ठोस खाना खाते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं, तब ये दिक्कत होती है। इरेगुलर बाउल हैबिट, इरेगुलर बाउल हैबिट क्या होती हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द कॉन्स्टिपेशन। इट कॉज कॉन्स्टिपेशन बाई इनहिबिटिंग द नॉर्मल डिफिकेशन रिफ्लेक्स। तो जैसे सुबह सुबह कुछ लोग अवॉइड करते हैं, यार अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, मन नहीं कर रहा अभी। ठीक है, हमेशा इसकी हैबिट बनाइए, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और उससे क्या होता है कि तुरंत मूवमेंट बनता है इंटेस्टाइन का, और आपको कॉन्स्टिपेशन की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आयुर्वेद सिस्टम में भी बोला जाता है, आपके घर में भी बड़े बूढ़े बोलते होंगे आपको ये बात कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, उसके बाद तुरंत फ्रेश होने जाना चाहिए। तो अगर आपको होता तो उसके पूरे दिन आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हैं, अरे नहीं अभी नहीं, अभी और थोड़ा टाइम रुको, तो वो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, और फाइनली फिर अवॉइड करने से क्या होगा, उसकी एक आदत बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है। और क्या हो सकती हैं दिक्कतें, तीसरी दिक्कत हो सकती है आपकी स्पाज्म ऑफ सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में स्पाज्म हो जाए, ठीक है, जिसको स्पास्टिक कोलोन भी बोलते हैं, प्रिवेंट मोटिलिटी एंड रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन में स्पाज्म हो जाए, मतलब स्पाज्म का क्या मतलब होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मसल्स का, है ना। तो वैसे तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लेकिन इसमें भी क्या होगा, स्पाज्म का मतलब है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, वो अपने आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब विदाउट एनी विल, बॉडी को जरूरत नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसको स्पाज्म बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसीज, कोई डिसीज हो जाए। कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन इन मेनी टाइप ऑफ डिसीज में भी हो जाता है। फिफ्थ, डिसफंक्शन ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सिस इन लार्ज इंटेस्टाइन, मेगाकोलोन। ठीक है, इसको मेगाकोलोन बोलते हैं। मेगाकोलोन कंडीशन क्या है कि मेगाकोलोन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ कोलोन एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। इट इज कॉज्ड बाय एब्सेंस एंड डैमेज ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द माइंट्रिक प्लेक्सिस which cause dysfunction in the meningeal plexus. It leads to accumulation of large quantity of feces in the colon. The colon is distended to a diameter 4 to 5 inch. It also results in hypertrophy of colon. Congenital development of megacolon is called हिर्सस्प्रंग डिसीज, है ना, हिर्सस्प्रंग डिसीज बोलते हैं इसको। कंजेनाइटल अगर हो जाएगी दिक्कत मेगाकोलोन वाली, मतलब अगर कुछ लोग ज़्यादा मतलब फीकल मैटर पास नहीं करते, एक दो अवॉइड करते हैं, एक दो दिन ऐसे ही ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो मतलब उनको कोई टेंशन नहीं होती, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर और ज़्यादा स्टोर होने से क्या होता है, उसकी जो मसल्स हैं वो स्पाज्म में आएंगी इनिशियली, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा वॉल में, और वो क्या कहते हैं परमानेंटली डिस्टेंट हो जाएगी। परमानेंट डिस्टेंस हो जाएगी तो मतलब क्या है, उसका जो डायमीटर और बढ़ जाएगा, तो कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा हमारे किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। आपको पता है इसका इंटरनल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है माइंट्रिक प्लेक्सिस, ऑर्बिक प्लेक्सिस, मीजनर प्लेक्सिस, तो वहाँ से भी दिक्कत हो सकती है। ठीक। ड्रग्स, ड्रग्स की बात करें तो डायूरेटिक्स, पेन रिलीवर्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वर्जेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन। यानी दवाइयों से तो जनरली देखने को मिलता है कि पेन रिलीवर कौन से, स्पेशली नार्कोटिक्स, और एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो। ठीक है, तो सिंपल एक याद कर लो कि मैक्सिमम दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन कॉज कराती हैं, और कुछ दवाइयाँ आपकी डायरिया भी कॉज कराती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अपेंडिसाइटिस। अगली जो थर्ड डिसीज है हमारा वो है अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिसाइटिस क्या है,
इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, आइटिस जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स इज स्मॉल वर्म लाइक appendages projecting from cecum of ascending colon. It is situated in the lower right side of the abdomen. कहाँ होता है? लोअर राइट साइड में। कहाँ पर? सीकम और कोलोन के अटैचमेंट पॉइंट पर, है ना, सीकम और कोलोन के अटैचमेंट पॉइंट पर। It is appendix does not have any function in human being, but it can create major problem and disease. Appendicitis develop at any age. However, it is very common between 10 to 30 years of age. किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कॉमन होता है 10 से 30 साल की एज में। ह्यूमन में इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप कई सारी बुक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, लिम्फ ग्लैंड्स होती है, लिम्फ नोड्स होती है, तो ये एज आप कह सकते हो इसको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह ये काम करता है अपेंडिक्स। अगर आप और बुक्स में पढ़ोगे तो याद रखना इस फंक्शन को इसके, ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। ठीक, कॉज क्या है? कॉज अपेंडिसाइटिस इज नॉट नोन, इट मे अकर ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कनेक्शन बिटवीन अपेंडिक्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन बाई फीसिस, फॉरेन बॉडी और ट्यूमर, इससे भी हो सकता है। फीचर्स क्या है इसके? द मेन सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस इज पेन विच स्टार्ट्स अराउंड द एम्ब्लाइकल and then spread to the lower right side of the abdomen. It becomes severe within 6 to 12 hours. तो सिंपल है, ये कहाँ पर होगा? ये मान लीजिए ये हमारा एब्डोमेन है और ये क्या है? अम्बलाइकस है, ठीक है, और ये राइट साइड है हमारी, ये लेफ्ट साइड है। तो इसका जो पेन होगा कैसे होगा? पेन होगा इस रीजन में, ये हाँ इस रीजन में, लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, इस रीजन में, राइट साइड में अम्बलाइकल से। और यहाँ जो बोन होती है हमारी, कौन सी? सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप लाइन खींचोगे ऐसे एक डायगोनली, तो इसका पेन इस लाइन के अराउंड ही होता है ना। और ऑपरेशन भी जब डॉक्टर करता है तो यहाँ इस लाइन के यहाँ 90 पर एक कट लगाएंगे डॉक्टर सर्जन, ठीक है, यहाँ कट लगाएंगे 90 पर, और यहीं से इसकी लोकेशन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर 90 डिग्री के कट पर इसकी लोकेशन भी होती है। वो आप सर्जरी वाली बुक में पढ़ोगे, वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन पासिंग गैस, गैस पास नहीं होगी, लो फीवर रहेगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, ठीक है। इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली द अपेंडिक्स में रप्चर एंड द इन्फ्लामेशन विल स्प्रेड टू द होल बॉडी leading to severe complications, sometimes even death may occur. Therefore, treatment of appendicitis is considered as emergency. तो इसका तुरंत ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर हमेशा जब भी इसका केस आता है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन दे दिया, दंत बंद कर दिया और फिर कह दिया ठीक है जाओ, इसके बाद ऑपरेशन ही है। अगर एक बार इसका दर्द उठ गया तो ऑपरेशन ही है। यूजुअल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस इज अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए, अपना लास्ट डिसीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, आईबीडी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेटिव एब्रेशंस इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइटिस और प्रोक्टाइटिस। इसको कोलाइटिस भी बोलते हैं और प्रोक्टाइटिस, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है या वॉल होती है उसमें अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है। रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ कोलोन आर कॉमनली अफेक्टेड। कौन सा एरिया? रेक्टम और लोअर पार्ट ऑफ कोलोन। समटाइम्स द एंटायर कोलोन इज अफेक्टेड। अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन अकर एट एनी एज, मोर कॉमनली इट अफेक्ट पीपल एट द एज ऑफ 15 to 30 ईयर्स, रेयरली इट अफेक्ट 50 to 70 ईयर्स ओल्ड पीपल। 50 से 70 वालों को बहुत कम चांसेस है, रेयर है ना। कॉज क्या है? एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज नॉट नोन, हाउएवर इट इज बिलीव्ड दैट इंटरेक्शन बिटवीन द immune system and the viral and bacterial infection cause the disease। बेसिकली इम्यून सिस्टम से होता है और वायरल या बैक्टीरियल डिसीज के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन रहता हुआ ऐसे पेशेंटों में, डायरिया विद ब्लड इन द स्टूल, है ना, स्टूल मतलब फीकल मैटर में ब्लड आएगा, अर्ली फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, आई इन्फ्लामेशन, लिवर डिसीज लाइक हेपेटाइटिस, सिरहोसिस, स्किन पे रैशेस और एनीमिया। ये सारी फीचर्स इसमें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपना लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होता है।
अगली वीडियो में अगला चैप्टर देखते हैं, मूवमेंट ऑफ GIT। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।